ठीक है, चलिए फिर हम लोग जितना हमने पढ़ा अभी तक की कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट के रखने पर, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा हमने। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं अभी तक, कुछ क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा मिरर होंगे तो फिर इमेज का फॉर्मेशन हमें किस तरीके से करवाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है हम लोग जनरली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, जितनी दूरी पे रखा हुआ है वो दूरी आपको दी होगी और फिर पूछा जाएगा कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। जहां तक इसकी फोकल लेंथ की बात है, मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में होता है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस में बनती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे आ जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं होगा। तो कहाँ होना चाहिए इमेज का फॉर्मेशन? तो इमेज का फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस जो है मिरर से वो मान लेते हैं हम लोग दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमसे पूछता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में आकर नीचे परपेंडिकुलरली टकराएगी। और अब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके बल्कि इस लेंथ का ऑब्जेक्ट है। मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस जो है हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी इमेज का पता लगाना है कि कहाँ बनेगी। तो आप एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कि कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, कुछ सोचें और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। भले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हम इसको एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके बल्कि पूरी हाइट का ऑब्जेक्ट है, और हाइट अगर हमको पता है तो हम इमेज की हाइट निकालकर उसकी पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये u है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से कितनी है, और ये दूरी हमेशा इस तरीके से ली जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो नेगेटिव ली जाती है, और जहां पर नॉन रिफ्लेक्टिंग है, जहां पे पेंट किया गया है, सिल्वर किया गया है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव साइड पे है। फोकल लेंथ कितनी है? कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेंगे, -10 सेंटीमीटर। अब हम पता करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। v हमें नहीं पता, u हमें पता है कि -15 है, फोकल लेंथ पता है -10 है। 1/v = 1/15 - 1/10 = -1/30। इसका मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो -30 सेंटीमीटर पे हो रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इमेज का फॉर्मेशन इसी साइड पे कहीं पर होगा, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ से कहीं पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब इमेज का फॉर्मेशन 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो रहा है, लेकिन किस जगह एग्जैक्टली बन रहा है वो हमें निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट है तो इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी। तो वो पता करने के लिए जैसा हमने ये माना है कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को मानकर हम इमेज की हाइट निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला है -v/u, माइनस ऑफ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि v को विद साइन और u को विद साइन रखेंगे। v -30 है, u -15 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये -2 क्या बताता है? इसमें माइनस का साइन ये बताता है कि इमेज इन्वर्टेड होगी, और अगर ये प्लस होता तो इमेज इरेक्ट होती, तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी। और 2 बताता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो 2 के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या रेशियो होना चाहिए। क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है तो इसको -2 रख देंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर की हाइट पे है, तो 1 सेंटीमीटर = -2, तो
तो जो इमेज की हाइट है वो आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो बनेगी, माइनस ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है, -2 सेंटीमीटर मतलब माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज, और 2 सेंटीमीटर मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो इमेज 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगी। तो कहीं यहाँ पर उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज पॉइंट बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट पॉइंट, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज, यहाँ पर पॉइंट इमेज बनी है और ये पॉइंट इमेज जो बनी है ये यहाँ से कितना नीचे है, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, पॉइंट इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट किया कि किस जगह पर बननी चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसका रे डायग्राम भी समझ सकते हो कि किस तरीके से रेज आकर इमेज का फॉर्मेशन बनाती हैं। तो उसके लिए अगर मान लो कोई भी रे पैरेलल गई होती, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो कहीं यहाँ पर फोकस होगा इसका। ठीक है, और अगर ये फोकस है तो पैरेलल रे जो जाएगी वो फोकस से ही लौट के वापस आएगी। तो यहाँ से जाने वाली रे, ये फोकस, यहाँ से जाने वाली रे फोकस से लौटकर वापस आ गई। ठीक है, और दूसरी रे अगर हम पोल से भेजेंगे तो वो रे उतने ही एंगल पर लौट के वापस आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ था उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन भी प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं होगा, और इस तरीके से हम इमेज का फॉर्मेशन निकालेंगे। अब कभी कभार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछता है। ये कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने लगता है। तो ध्यान दें कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल में रोटेट करने लगता है, और जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है उस सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई और इस तरीके से वो सर्कल में घूमने लगता है। तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो उसके सर्कल में घूमने का रेडियस आप कह सकते हो 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी इमेज भी सर्कल में घूमेगी। और जिस तरीके से आपने इमेज की पोजीशन को निकाला है, आप ये कह सकते हैं कि इमेज भी सर्कल में घूमेगी, और इस इमेज के घूमने का जो रेडियस होगा ये कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। जैसे 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पर इमेज बनी थी, ऑब्जेक्ट ऊपर था तो इमेज नीचे बनी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज भी सर्कल में घूमेगी और इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बस अंतर ये होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे होगी, ऑब्जेक्ट घूमता हुआ नीचे आएगा तो इमेज घूमती हुई ऊपर चली जाएगी। रेडियस का फॉर्मेशन सेम तरीके से रहेगा कि हाइट अगर हमको पता है तो हम इसकी हाइट निकालकर इमेज की पोजीशन निकाल लेंगे, और इमेज की पोजीशन निकालने के बाद जितनी दूरी पर इमेज होगी वही उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज की पोजीशन निकाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब अगर हमको ये कहा जाए कि जो बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सन है या मून है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इनको कहते हैं, तो सन को अगर हम एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो उसकी जो रेडियस होगा वो ऑब्वियसली बहुत छोटा दिखाई देगा। सन का रेडियस या मून का रेडियस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी इमेज का रेडियस बहुत छोटा दिखाई देगा। तो उसके इमेज का रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो हम पता करते हैं। तो ये हम हेडिंग दे देंगे कि रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पे है, जैसे सन हो सकता है या मून हो सकता है। प्रैक्टिकली ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट दूरी पे नहीं, बहुत लार्ज दूरी पर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको क्वेश्चन में ऐसा मान सकते हैं कि बहुत लार्ज दूरी पर है, तो वो एक ऑलमोस्ट इनफाइनाइट दूरी मानी जा सकती है। इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे होंगे, बहुत लार्ज डिस्टेंस होगा, लेकिन इनफाइनाइट कहना गलत है। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर है और इसने सन की या मून की इमेज को फॉर्म करना है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब अगर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूरी पे रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग लिमिटेशन है कि बोर्ड की लेंथ फिक्स है, तो हम उसमें बहुत दूर पर नहीं बना सकते। तो आपको समझना है कि मैं बना भले इधर रहा हूं, लेकिन वो
ऑलमोस्ट इनफाइनाइट दूरी पर होगा, ठीक है, बहुत लार्ज दूरी पर होगा। तो ये मून है जिसकी इमेज का फॉर्मेशन हमको इस कॉनकेव मिरर से बताना है कहाँ बनेगा। हमें ऑब्वियसली इसका रेडियस दिया होगा कि ये जो मून है या सन है इसका रेडियस क्या है। हमें ये दूरी भी दी होती है जनरली कितनी दूरी पर होगा। दूरी नहीं दी होगी तो एंगल सबटेंड दिया होगा। दोनों केसेस के लिए मैं बताता हूँ रिजल्ट कैसे आना है। तो ये जो सन या मून है इसकी इमेज को जब हम मिरर में देख रहे हैं तो इमेज का रेडियस क्या होगा ये पता करना है। तो अगर तुम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देखो तो टॉप मोस्ट पॉइंट एक पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन टॉप में भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होंगे, कई सारे इनफाइनाइट पॉइंट हर जगह पर पूरी बॉडी में रखे होंगे। तो हम लोग काफी नजदीक के कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब हम ये सोचे कि हम इस पूरे मून की इमेज निकालने की बजाय सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होता तो उसकी इमेज को कैसे निकालते। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया कि ये अगर ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी इमेज को फॉर्म करवाना है तो इसकी इमेज उसी तरीके से बनेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी। तो यहां से जाने वाली रेज जाकर मान लेते हैं कि इस तरीके से आ रही, ये एक रे ऑफ लाइट आ गई और ठीक इसके बगल में एक और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, बहुत ही नजदीक एक और ऑब्जेक्ट होगा और उससे भी रेज जो है इसी तरीके से पैरेलल जा रही होगी क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पर है। तो ये दोनों रेज आते आते एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां से 2 ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किए हैं, दोनों से रेज आ रही हैं, बहुत ही नजदीक दोनों ऑब्जेक्ट हैं और वो दोनों रेज आते आते एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस जगह तक पहुंचते और फिर इनका रिफ्लेक्शन होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं होता है तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं बनती है। तो ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर है तो इमेज भी कहीं नीचे बनेगी, ठीक है। अब बात आती है कि रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से मिलती हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती हैं तो फोकस में नहीं मिलती। तो फिर कहाँ मिलती हैं? तब ये फोकस से पास करने वाले एक प्लेन पे बनती हैं। ये आपको मैंने पहले बताया। तो ये एक ऐसा प्लेन है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। और इस इमेज का फॉर्मेशन इसी फोकल प्लेन पर कहीं ना कहीं होगा। ये फोकल प्लेन होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर था तो उसकी इमेज नीचे बन गई, नीचे वाला ऑब्जेक्ट अगर होता तो उसकी इमेज ऊपर बन जाती। तो ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस किसका? मून का या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पे जो जाके रेज मिली हैं इससे उसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रेडियस आपको दिख रहा है ये उसकी इमेज का रेडियस आप कह सकते हो। तो ये रेडियस हमने लिख दिया स्मॉल r, जो कि उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को बना रहा होगा, ठीक है। तो हमें कैपिटल R पता है और हमें स्मॉल r फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने 2 रेज बनाई हैं, वो समझाने के लिए कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लेकिन जहां तक कैलकुलेशन की बात है तो मैं इनमें से एक ही रे को कंसीडर करूंगा जिससे समझना आसान। तो अगर मैंने इस वाली रे को हटा दिया क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो अब मैं सिर्फ इसी रे को कंसीडर करने वाला हूं और इससे देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो आपको ये पता है कि कोई भी रे जब पोल में टकराती है तो जितने एंगल पर इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये फोकस है और फोकस से यहां तक की दूरी क्या हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर। ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये भी हमारे मिरर से कुछ दूरी पर होगा। तो ये डिस्टेंस जो है हम मान लेते हैं कैपिटल D के बराबर, ठीक है। डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो डिस्टेंस लेंगे, नहीं तो हम एंगल के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो हमें 2 ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। एक बार हम ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और इसमें tan थीटा लिखेंगे, और एक बार हम इस बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और इसमें भी tan थीटा लिखेंगे। तो जब हम इस छोटे ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो हमको tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जानी चाहिए? tan थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब स्मॉल r बाई बेस। बेस कितना है? फोकल लेंथ के बराबर, क्योंकि ये फोकस है, ठीक है। और वही tan थीटा अगर हम इस बड़े ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कैपिटल R ये दूरी है और D ये डिस्टेंस है जहां पर हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो कैपिटल R बाई D, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो हमको
ये दिया रहेगा कि ये एंगल कितना है, या हमको ये डिस्टेंस दिया रहेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। अगर हमको ये एंगल दिया हुआ है तो हम इस वाले पार्ट को आगे यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ये पहली इक्वेशन है tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाई एफ। मैंने पहले भी कहा है कि हम सिर्फ नॉन पैरेक्शियल रे कंसीडर नहीं करते, पैरेक्शियल रे को कंसीडर करते हैं। तो ये जो रेज आ रही हैं ये बहुत ही स्मॉल एंगल यहाँ बना रही होगी। अगर बड़ा एंगल बनाएंगे तो हम फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते, तो छोटा एंगल होगा, और छोटा एंगल होगा तो tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा के बराबर। ठीक है, और tan थीटा अगर अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है तो हम इस इक्वेशन का यूज करके ये कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू r बाई एफ, या r इज इक्वल टू f इंटू थीटा। ठीक है, तो अगर हमको फोकल लेंथ पता है इस मिरर की कितनी है, हमको ये पता है कि कितना एंगल उसने सबटेंड किया है, तो हम उसके रेडियस को निकाल सकते हैं f इंटू थीटा। तो यहां पर हम कह सकते हैं r जो है वो है रेडियस ऑफ इमेज, जिसकी इमेज को हमें निकालना उसका रेडियस हो गया। f जो है वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, और ये जो थीटा है, ये ध्यान देना थीटा क्या है। ये अगर रेज इधर जाती, जैसे सिमेट्री है, पूरा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो जिस तरीके से ऊपर से ये थीटा है इसको तुम आगे की तरफ खींचते, तो एक्चुअली ये एंगल भी यहाँ पे जाकर इस तरीके से थीटा ही आता। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये मून था हमारा, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पर हमने मिरर को रखा हुआ था, तो यहाँ से और यहाँ से मिलाकर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है? ये एंगल सबटेंड कर रहा है मून, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमारे मिरर पे। तो ये पूरा एंगल कितना है? अगर इस डायग्राम से कंपेयर करें तो ये पूरा एंगल जो है वो 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि थीटा हमें यूज करना है, तो थीटा हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है, सॉरी एट आई नहीं, हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो एट मिरर। तो थीटा क्या है? हाफ ऑफ द एंगल है सबटेंडेड बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द मिरर। क्यों? क्योंकि अब डायग्राम से कह सकते हैं कि 2 थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट मिरर। तो आपको जैसे ये दिया हुआ है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ने मान लो 1 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, तो अगर ये पूरा एंगल 1 डिग्री है तो हमें यहाँ 1 डिग्री ना यूज करके हाफ डिग्री यूज करना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये थीटा जो है वो एसआई यूनिट में यूज करना है। मतलब थीटा अगर एसआई यूनिट में यूज करना है तो थीटा की वैल्यू किस में होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। तो अगर डिग्री में दिया भी होगा तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 2 केसेस राइज होते हैं। अगर आपको सीधे सीधे एंगल सबटेंड दिया हुआ है तो उस एंगल सबटेंड की आधी वैल्यू रखकर फोकल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेडियस आ जाएगा। दूसरा हमको ये भी कह सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पर है। अगर दूरी दी होगी तो हमने जो tan थीटा ये ऊपर नीचे निकाले हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, और इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू r बाई एफ है, tan थीटा की वैल्यू r बाई डी है, कैपिटल R बाई डी। तो अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो स्मॉल r इज इक्वल टू r इंटू एफ बाई डी। ये भी एक फॉर्मूला है जिससे कि हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल R क्या है? कैपिटल R इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, तो अगर आपको डिस्टेंस दिया होगा कि कितना डिस्टेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपको एंगल सबटेंड दिया होगा तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस ऑफ द इमेज निकाला जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखते हैं कि अगर एक से ज्यादा मिरर भी आते हैं वो केस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये केस पढ़ते हैं कि अगर कहीं पर मोशन स्टार्ट होता है, मोशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि मोशन अगर होता है तो इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर के लिए कैसे होता है। अब दूसरा पार्ट ये है कि मोशन हो रहा है लेकिन स्फेरिकल मिरर ने कैसे इमेज को फॉर्म किया होगा। मेरे ख्याल से मोशन वाला पार्ट मैं इसलिए बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे एक और चीज उसके पहले बतानी होगी, उसका यूज, वो चीजें उससे जुड़ी हुई हैं तो दोनों चीजें एक संग एक्सप्लेन हो सकती है। तो बेहतर ये है कि मैं तुमको बताता हूं कि दो मिरर अगर आ जाएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले ये सीखते हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, दो मिरर आ गए। अब ये प्लेन मिरर की जगह आगे जाके मैं कॉन्वेक्स मिरर भी रख सकता हूं, दो कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दो कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो सकता है। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिया है कि इसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रख दिया है मैंने, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको ये जरूर बताएगा कि रिफ्लेक्शन पहले किससे लेना है, क्योंकि रेस तो हर तरफ जा रही होगी। तो हमें तो कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हर तरफ जाएंगी तो फिर पहला इससे इधर भी रह गई इधर भी रह गई, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने को कहा जाएगा तो ये बताएगा कि पहला रिफ्लेक्शन किस मिरर से लेना है। तो मान लो हमसे ये कहा गया कि पहला रिफ्लेक्शन हमको कॉनकेव मिरर से लेना है, ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से लेना है और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये कॉनकेव मिरर से, ये मान लो हमको दी है 15 सेंटीमीटर की। 15 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड वी हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज भी आपको बताएगा कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद देनी, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, ठीक है, ये दिया है। टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। आपको पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से लेना है और दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बनेगी ये पता करना है। तो क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से लेना है तो पहली क्वेश्चन हम कॉनकेव मिरर के लिए ही बनाएंगे, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए हमें क्या क्या पता है, इसकी फोकल लेंथ हमको पता है, हमको पता है कि कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u की वैल्यू -15 है, f की वैल्यू -10, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्टिंग साइड में चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f, 1/v नहीं पता, 1/u -15 है, 1/f -10 है, v सॉल्व करते हैं -30 आता है। अच्छा, एक और चीज आपको दी होगी कि ये डिस्टेंस कितना है। मान लो ये डिस्टेंस मैंने दिया है तुम्हें 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमें v हमको पता चल गया कि -30 है, तो आप देख सकते हैं 15 ये है, 7 ये है, 22 हो गया, ठीक है। या 7 भी ना लो, उसको तुम 12 ले लो, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 12 सेंटीमीटर ये हो गया, 27 सेंटीमीटर हो गया और 30 सेंटीमीटर पे इमेज को बनना है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इमेज का फॉर्मेशन इस मिरर से 30 सेंटीमीटर मतलब कहीं यहां पर होना चाहिए, ठीक है। ये इमेज कौन बनाता, ये इमेज कॉनकेव मिरर बनाता। तो अगर रेज ऑफ लाइट इस तरीके से जो गई थी इनका रिफ्लेक्शन होता तो इनके रिफ्लेक्शन के बाद कहीं यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता। ठीक है, लेकिन ये तब होता जब ये प्लेन मिरर यहां नहीं होता। तो प्लेन मिरर यहां नहीं होता
ये कॉनकेव मिरर होता, ऑब्जेक्ट से रेज जाती, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ मिलती, और ये जो दूरी होती यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हमने जैसे निकाली कि वो 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। लेकिन इन दोनों रेज के मिलने के पहले ही कहीं बीच में प्लेन मिरर आ गया। तो अब आगे देखें क्या होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहली क्लास में ये बताया था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दो तरह की रेज होती हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन इसी तरीके से किया गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, ये दोनों रेज जो हैं ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड हैं क्योंकि वापस जा रही हैं, और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वो इमेज होगी। किसकी इमेज होगी? ये इमेज होगी कॉनकेव मिरर की। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर ने रिफ्लेक्शन किया है, तो ये इमेज कॉनकेव मिरर की होनी चाहिए। लेकिन क्या यही दोनों रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हैं, क्योंकि ये मिरर पे आके टकराने वाली हैं? इसका मतलब प्लेन मिरर इनको इंसिडेंट रे मानेगा, और इंसिडेंट रे जहां मिलती है वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर अब इसको ऑब्जेक्ट मान के करेगा। प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के लिए ये इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। लेकिन यही पॉइंट प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये दोनों रेज इंसिडेंट रेज है। आगे से जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे दो मिरर हो जाए, या एक मिरर एक लेंस हो जाए, या दो लेंस हो जाए, तो आपको यह समझना है कि पहला वाला जिससे पहला रिफ्लेक्शन या पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो पहला वाला इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा यूज करना है। तो अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं तो पहला वाला जो इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहला वाला इमेज बना रहा है ये, और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे वाले का, मतलब प्लेन मिरर का ये ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितनी दूरी पर उसका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर वो इमेज बना देता है। तो ये रेज का रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर दूसरी इमेज बन गई। ठीक है, तो प्लेन मिरर ने इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी इमेज को बनाया। प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? ये 30 है, ये 12 है, ये 15 है। तो क्या हम इसको 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं? इसका मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर बन रही होगी। ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चीजें हैं, दो मिरर्स हैं, दो लेंस हैं, या कोई भी दो चीजें हैं, तो पहला रिफ्लेक्शन या पहला रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी वो दूसरे का ऑब्जेक्ट मानना है और क्वेश्चन करना है। ऐसे कई क्वेश्चन आगे आते जाएंगे, जैसे जैसे आएंगे हम उनको सीखेंगे। ठीक है, अब मान लो ये प्लेन मिरर की जगह मैंने कॉन्वेक्स मिरर रख दिया होता। अगर कॉन्वेक्स मिरर रख दिया होता तो एक नया क्वेश्चन बन जाता, और नया क्वेश्चन बनता तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर से मैं यही लिखता हूं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, और फिर यह भी कंडीशन दी है कि टेक the first reflection from concave mirror। ठीक है, दो मिरर हम फिर से ले रहे हैं, पहला मिरर कॉनकेव है, दूसरा मिरर कॉन्वेक्स। तो यहां पर मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है और यहां पर हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पर रख दिया है। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन हमें कॉनकेव मिरर से लेना है, मतलब रेज कॉनकेव मिरर की तरफ जाएंगी, और अब हमें इमेज को लोकेट करना है। बाकी हमको ये दिया होगा कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है। मान ले इसकी फोकल लेंथ हमको 20 सेंटीमीटर दी है, और ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर का। यह डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ हमको दी हुई है मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इमेज की पोजीशन बतानी। तो टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से लेना है। तो अब हम पहली इक्वेशन किसके लिए बनाएंगे? पहली इक्वेशन हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर के लिए इक्वेशन बनानी है। क्या क्या पता है कॉनकेव मिरर के लिए?
हमको ऑब्जेक्ट की दूरी पता है, u पता है कितना है -30, फोकल लेंथ पता है कितनी है -20, और हम v निकालते हैं पहले। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/u -30 इज इक्वल टू 1/f -20। इसको इधर ले जाओगे v आ जाएगा -60। मतलब जो पहली इमेज बनी है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। यहां से 30, 20 और 60 चाहिए, तो कहीं यहां पर इमेज बन रही होगी। ठीक है, यहां पर पहली इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा। कितनी दूरी है ये? टोटल दूरी है 60 सेंटीमीटर। अब जरा रे डायग्राम बनाया जाए, और रे डायग्राम में ये दोनों रेज इस तरीके से गई, यहां पर इनका रिफ्लेक्शन करवाना है। रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज जाकर कहीं यहां पर मिल रही। ठीक है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं। कॉनकेव मिरर के लिए ये दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टेड हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलेंगी वो हो जाएगा इमेज। कौन सी इमेज? पहली इमेज जो कॉनकेव मिरर ने बनाई। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन हमने सीखा कि पहला मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर का ऑब्जेक्ट है, तो ये I1 कॉन्वेक्स का ऑब्जेक्ट है, और ये 60 था, ये 20 था, ये 30 था, तो क्या हम ये कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए? तो अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट I1 है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पेंटेड साइड है, सिल्वर्ड साइड। मिरर के पीछे जो सिल्वर्ड साइड होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, मिरर के आगे जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो नेगेटिव लेते हैं। तो जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है वो नेगेटिव। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, और ये ऑब्जेक्ट अब नेगेटिव साइड में नहीं है, पॉजिटिव साइड पे। तो आप जब कॉन्वेक्स मिरर की इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर की इक्वेशन को बनाते समय इसका u कितना लेंगे? ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, ये कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर पे और प्लस 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मिरर के पीछे है, पेंटेड साइड में है, तो वो प्लस होगा। तो u प्लस 10 हो गया। f की वैल्यू, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो प्लस 20 हो गया। और हम सॉल्व करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f 20 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, तो -2/20 माइनस 1/20 सेंटीमीटर, मतलब v आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो नेगेटिव साइड पे बन रही है। नेगेटिव साइड कौन सी है? ये नेगेटिव साइड, ठीक है। और कितनी दूरी पे बन रही है? 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड, तो क्या यही पहुंच जाएंगे? इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्शन होगा और इसकी फाइनल इमेज वहीं बन जाएगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। ये फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल इमेज जो बनी है वो वहीं बनी है जहां पर ऑब्जेक्ट पहले से रखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से दो मिरर्स की जब प्रॉब्लम आएगी तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग साथ ही साथ सीख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का यूज करके मैं सिखा देता हूं। अभी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, हो सकता है इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट रही हो। अगर इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी तो पहली इमेज बनेगी, इसकी भी कुछ हाइट होगी, दूसरी इमेज बनेगी, उसकी भी कुछ हाइट होगी। तो इसी क्वेश्चन में मैं एक नेक्स्ट पार्ट लिख देता हूं जिससे कि हम इसको भी इसी से रिलेट करके सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करता हूं। क्वेश्चन ये हो गया कि इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम height of object is 1 centimeter, find the height of final image after 2 reflections। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में 2 रिफ्लेक्शन हुए थे, अभी भी वही 2 रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहा है। बस ये कहता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर है, इसकी कुछ हाइट है,
तो फाइनल इमेज जो I2 बन रही है उसकी क्या हाइट है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पर इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे जो कॉनकेव मिरर ने निकाला किया है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ V बाई यू। माइनस V कितना आया था, V आया था -60, U कितना था, U था -30। ये मैग्निफिकेशन जो पहला वाला है ये आ जाएगा -2, ये पहला मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे और ये भी होगा माइनस ऑफ V बाई यू। इसका V कितना था, -20 सेंटीमीटर। इसका U कितना है, इसका U है 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, ये मैग्निफिकेशन इसका आ जाएगा अगेन -2, ठीक है। दोनों ने अपने अपने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किए। जब भी रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार होता है, 2 बार हुआ, हो सकता है 3 बार होता, 4 बार होता, कितनी बार भी हो सकता है, तो हम यहां पर एक नया टर्म डिफाइन करते हैं और वो नया टर्म होता है ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ये जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है, ये मैग्निफिकेशन हर मैग्निफिकेशन जिनसे रिफ्लेक्शन हुआ है, अगर एक से ज्यादा मिरर होते, या मतलब 2 मिरर हैं लेकिन कई बार रिफ्लेक्शन अगर होता जाता, ठीक है, या कई सारी लेंसेस होती, पहली लेंस इमेज बनाती, फिर दूसरी बनाती, तीसरी बनाती, चौथी बनाती, तो उन सब के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम उसको ओवरऑल मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आता है, ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज। कौन सी इमेज, फाइनल इमेज, जिस इमेज को सबसे लास्ट में बनाया गया है, फाइनल इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने लिया था, इनिशियल ऑब्जेक्ट, उसको हम लेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन की जहां तक बात है, ये हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की जहां तक बात है, तो पहला मैग्निफिकेशन -2 था, दूसरा मैग्निफिकेशन भी -2 था। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है और फाइनल इमेज को निकालना है। तो क्या हम ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालें? ओवरऑल मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2 होगा, क्योंकि 2 ही मिरर्स हैं। m1 कितना था, m1 था हमारे पास -2, m2 कितना है -2। ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +4। +4 का मतलब प्लस का मतलब ये इमेज जो बन रही होगी वो इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है, क्योंकि प्लस है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इमेज जो बनेगी वो 4 मैग्निफिकेशन है, इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट का वो 4 गुना बनेगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 4 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी थी हमें, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहां से कह देंगे जो फाइनल इमेज बन रही, कौन सी फाइनल इमेज, I2 है इस क्वेश्चन में, तो हाइट ऑफ I2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज की हाइट बन जाएगी I2 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा मिरर हैं और कई बार रिफ्लेक्शन होगा, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालकर हम फाइनल हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, ये एक प्रॉब्लम हो गई। एक पार्टिकुलर केस बनता है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो ये होता है कि हमने 2 रिफ्लेक्शन लिए, 3 भी हो सकते हैं। 3 रिफ्लेक्शन के लिए हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कॉनकेव के लिए सॉल्व किया पहली बार, फिर कॉन्वेक्स के लिए किया, एक बार फिर से होता तो फिर से कॉनकेव लिए करते, लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन एग्जाम में कभी देगा नहीं। तो फिर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे 3 रिफ्लेक्शन होता है, तो एक पार्टिकुलर कंडीशन हमको देता है, हमसे ये कहता है कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 2 मिरर्स हैं, अगेन एक हो सकता है कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, और तुमसे कहेगा कि कोई भी चीज अननोन रख देगा और पूछेगा कि ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि फाइनल इमेज जो है, थर्ड इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जब भी 2 मिरर का केस होगा और तीसरी इमेज अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी है, तो वो तभी बनेगी जब पहला मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर के सेंटर पे बनाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा होगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें करके बताता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर बनना है, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किया। तो ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर की है, कॉनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ अननोन है, ये हमें नहीं पता।
ये डिस्टेंस दिया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉनकेव से 45 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉन्वेक्स से 70 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अननोन है, सो दैट द थर्ड इमेज तीसरी इमेज जो बनेगी इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तीसरी इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनना है। ये दिया गया है, टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से होगा, दूसरा कॉन्वेक्स से होगा, तीसरा फिर से कॉनकेव से होगा, और तीसरे के बाद जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम अगर बार बार सॉल्व करेंगे 3 बार तो बहुत लेंथी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें इस बात का यूज करना है कि अगर कोई रे होती और इस तरीके से गई होती, इसका रिफ्लेक्शन कॉनकेव से हुआ, फिर इसका रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला रिफ्लेक्शन होगा तो पहली इमेज बनेगी, यहां पे कहीं पे पहली इमेज बनेगी। पहला रिफ्लेक्शन हुआ, पहली इमेज बनी, फिर ये रे वापस जाएंगी, कॉनकेव से रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी इमेज बनेगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा और तीसरी इमेज बनेगी। अगर मान लो ये दोनों रेज मिरर के परपेंडिकुलर टकरा गई होती, तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने से क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि कोई भी मिरर, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जब भी रेज उसके परपेंडिकुलर टकराती हैं तो वो उसी रास्ते पर लौटकर वापस भी आ जाती। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि पहला रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, दूसरा यहां से हुआ, और रेज अगर उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है तो तीसरा रिफ्लेक्शन यहां से होगा, और फिर ये तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रेज यहीं पहुंच जाएंगी, और यहां पर हम कह सकते हैं कि सेम पॉइंट पर तीसरी इमेज बन रही। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब दूसरा रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि रेज दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर लौटना स्टार्ट कर दे। जब रेज उसी रास्ते पर लौटना स्टार्ट कर देंगी तो वहीं पर पहुंच जाएंगी जहां पर ऑब्जेक्ट होता था। तो ये रे डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे हमें करना है। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये कॉन्वेक्स मिरर का केस हम लोग कर रहे हैं जिसमें रेज परपेंडिकुलर जा रही है। रेज अगर परपेंडिकुलर जाती हैं तो हमने ये सीखा है पहले भी कि परपेंडिकुलर रेज हमेशा उसके सेंटर की तरफ जाती है। कोई भी लाइन जो मिरर के सेंटर से पास करती है वह हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर होना चाहिए। अब हम पहला तो ये काम करें कि ये जो सबसे पहली इमेज बनी है जो कॉनकेव मिरर ने बनाई है वो कहां बनाई है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए हम यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। कॉनकेव मिरर के लिए u कितना है, ये ऑब्जेक्ट है, यही है u। ठीक है, कितनी दूरी पर है, 45। तो 1/v, u कितना है, -45, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इधर की चीजें नेगेटिव होती हैं, ये पेंटेड साइड है, इधर की चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, = 1/f। f कितना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, -30। माइनस क्यों लिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यहां से जब हम v निकालते हैं तो v हमें मिल जाएगा -90 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब कॉनकेव मिरर अगर ये कॉन्वेक्स मिरर में हटा देता तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनती यहां से ले जाकर वो यहां पे बनती, और ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। राइट, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, तुम्हें ये समझना है, जैसा हमने रे डायग्राम बनाया कि ये रेज जो इस मिरर के परपेंडिकुलर टकरा रही हैं ये इसके सेंटर पे जानी चाहिए। तो उसी तरीके से जब ये दोनों रेज जा रही हैं इस तरीके से, तो ये कहां पे जानी चाहिए, सेंटर पर। किसके सेंटर पर, कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर पे। तो ये पॉइंट होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है तो ये 70, ये 45 और 70 हो जाएगा 115, और 115 90 में से अगर हम हटा देंगे तो क्या ये दूरी निकल आएगी। ठीक है, नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये 70 नहीं लेना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर। ठीक है, दे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये 35 सेंटीमीटर है, ये 45 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया,
80 सेंटीमीटर आ गया और ये 90 सेंटीमीटर, तो क्या ये हमको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर? यही हमको चाहिए था। और एक बार ये 10 सेंटीमीटर मिल गया तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स का जो रेडियस है, क्योंकि सेंटर की दूरी पोल से मतलब उसका रेडियस, तो कॉन्वेक्स का रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर का है, और कॉन्वेक्स का रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर का है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो तरीका समझ में आया क्या है? ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें करना क्या है, आगे से भी हमें किस बात को ध्यान देना है। जब भी दो मिरर के क्वेश्चन आएंगे और ऐसा कहता है कि तीसरा रिफ्लेक्शन तीसरी इमेज खुद ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी है, तो आपको ये याद रखना है कि पहली मिरर, जो पहला मिरर होगा दोनों में, जो पहला मिरर इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर के सेंटर पे, जैसे यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन कॉन्केव से हुआ है, तो पहला मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर के सेंटर पे होना चाहिए। तो पहला मिरर कहां इमेज बना रहा है वो निकाल लो और वही पॉइंट दूसरे मिरर का सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम इसमें इस बात को लिख सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए ये जनरलाइज कर सकते हैं, इन these kind of problems the image formed by first mirror is at center of curvature of second mirror। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखना, जब भी कहता है कि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज ऑब्जेक्ट में बननी है तो पहला मिरर जो इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर के सेंटर पर होना चाहिए। देखो अब अगर